बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत व खैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो आखिरी चिराग था तहरीक इंसाफ का, उसे गुल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुर्शीद साहब को नाअहल करार दिया जा चुका है। साबिक वज़ीर आज़म और नाअहल मियां नवाज शरीफ, जो कि नैब में मुकदमा जो कि उन्होंने मुश्किल रुमान को प्लाट दिए थे, उससे आज के इस लम्हे में वो बरी हो चुके हैं। तो उनकी आमद के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कवानीन बनाए जा रहे हैं और हर जगह पर उनको पाकिस्तान में खुशामदीद कहने के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ इन हुक्मरानों के रास्ते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह ताला का एक रास्ता है। वही रास्ता कामयाब रास्ता है जिस पे अल्लाह ताला किसी को डालता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तकरीबन 2 सेंचुरियां उनके खिलाफ मुकदमात की बन चुकी है और आज भी उनके खिलाफ 3 मुकदमात बनाए गए हैं। इस तरह वो हमेशा के लिए इस हुकूमत ने उनको अदालतों में तरीकों में और मुकदमात में उलझा रखा है। 15-20 ऐसे लोग जो कि इलेक्टेबल थे वो उनसे भागे हैं, जबकि बाकी तमाम टिकट होल्डर और तमाम उनके साथी अपनी जगह पर मौजूद हैं और चट्टान की तरह मजबूत हैं, जिनमें चौधरी परवेज इलाही पर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आजमाने की कोशिश की जा रही है और चौधरी शुजा हुसैन उनसे जाकर 2 दफा मिल चुके हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने एक आवाज और जोरदार आवाज में कहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूं, मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूं। आपने जितना जोर लगाना है लगा लें, जितना जुल्म करना है जुल्म कर लें, मैं उनके साथ हूं। बाकी पाकिस्तान में जब भी बारिशें होती हैं, वो लाहौर हो, वो कराची हो, वो पेशावर हो, वो इस्लामाबाद हो, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, तो पहली बारिश में ही शहर डूब जाते हैं। इनके पास किसी किस्म का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये सालाना को ऐसा बंदोबस्त करें कि बारिशें आए और उससे अवाम और लोग महफूज रहें। लोग मर जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, कई इमारतें तबाह हो जाती हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। इस वक्त भी लाहौर शहर में सैलाब का समय है, कश्तियां तैर रही हैं और सड़कों पर पानी ही पानी है। और ये कलमा चौक में बनने वाला जो अंडरपास है, ये बिल्कुल नया अंडरपास है और इसमें भी पानी ही पानी है। और उस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो कि इलेक्शन करवाने के लिए आए थे, उन्होंने इलेक्शन तो पंजाब में नहीं करवाए, लेकिन बाकी सारे वो काम कर रहे हैं। इस वक्त वो पानी निकालने में मसरूफ हैं और मियां शहबाज शरीफ की तरह उन्होंने लॉन्ग बूट नहीं पहने, लेकिन काम वो वही कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ किया करते थे। दिखावे का काम है, शोबाजियों का काम है, इसके अलावा कोई नहीं। आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों में, बड़े नाम जो हैं और मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पे काम किया है। मेरी मुराद है जनाब नदीम चौधरी साहब। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ चौधरी साहब कि आपने आज हमें वक़्त दिया और आपकी आरा से इंशाल्लाह आज पाकिस्तान के लोग और अक़वाम आलम के लोग मुस्तफ़ीद होंगे कि पाकिस्तान में ये चूहे बिल्ली का खेल जो खेला जा रहा है सियासत में। और इस वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुल्ला पहने हुए किसी तकरीर कर रहे हैं, जबकि लाहौर में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है और
मरियम औरंगजेब साहब बड़े धड़ल्ले से ये बातें कर रही हैं कि चोर चोर कहने वालों को आज पता चल जाना चाहिए कि चोर कौन है। तो मैं आपसे मुल्तमस हूं कि पाकिस्तान के ये सियासी हालात हैं, ये किस करवट जा रहे हैं, ये क्या गुल खिलाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम को कभी सुकून का, चैन की नींद भी आएगी, सुकून का सांस भी आएगा। बहुत शुक्रिया एहसान नाज साहब। असल में पाकिस्तान की जो सियासत है, हम देखें अगर क़याम पाकिस्तान के साथ ही, तो कायदे आज़म साहब ने स्टेट बैंक की इफ्ताह के मौके पर कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। उस वक्त अच्छा। तो जब स्टेट बैंक का इफ्ताह करते हुए उन्होंने ये बात की मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, उनसे मुराद उनकी काबीना के लोग थे और उनकी जमात के लोग थे। फिर आपने देखा कुछ ही अरसे बाद कायदे आज़म साहब रहलत फरमा गए। उनकी वफात भी एक मशकूक सी वफात थी, और एम्बुलेंस जो है वो वक्त पे पहुंची नहीं और वो सिसक कर खराब हो गई, रास्ते में खराब हो गई। उसके बाद फिर इलेक्टेबल्स ने वो टेक ओवर किया और कुछ ही अरसे बाद फिर आर्मी आ गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर आप मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं तो जनरल अयूब के इक़्तिदार संभालने से पहले तो बड़ी ही अहम शख्सियात जो कायदे आज़म के बाद इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती थी, उनमें एक लियाकत अली खान थे और दूसरे मगरबी पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। ठीक। लियाकत अली खान को जिस शख्स ने गोली मारी, उस शख्स को फिर आगे गोली मार दी गई। उस वक्त जो डीआईजी थे उनका नाम था कुर्बान अली खान। अच्छा। वो कुर्बान अली खान बाद में जब जनरल अयूब आए, बजाय इसके कि उसकी इंक्वायरी की जाती, जिसने सबूत खत्म किया था लियाकत अली खान को गोली मारकर, उस कत्ल का सबूत साफ कर दिया। वो ताने बाने जो मिल सकते थे, वो लोग जिन्होंने लियाकत अली खान को कत्ल कराया, उस साजिश को बेनकाब किया जा सकता था। उस डीआईजी की प्रमोशन करके उसको आईजी बना दिया गया, कुर्बान। अच्छा। आज फोर्ट्रेस स्टेडियम में कुर्बान लाइन उसी के नाम से। अच्छा। उसको काफी ज्यादा जमीन भी दी गई और गिफ्ट भी दिए गए, नवाजा गया बकायदा उस पर। इसी तरह मगरबी पाकिस्तान के जो सबसे ताकतवर लीडर थे, सबसे पॉपुलर, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उनको एक होटल में जहर दे के मारा गया। उनकी भी मशकूक डेथ हुई। इन दो कत्लों के बाद फिर रास्ता साफ हो गया और फिर अयूब खान जो है वो बरसर इक़्तिदार आ गए। तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी के दामाद शेख मुजीब, जो मगरबी पाकिस्तान के बाद में सबसे पॉपुलर लीडर बने, मशरक़ी पाकिस्तान, वो उसी वजह से बने क्योंकि हुसैन शहीद साहब की जो वफात थी मशकूक, मगरबी पाकिस्तान के लोग समझते थे कि इनको कत्ल किया गया और इनको कत्ल करने वाले कोई और लोग नहीं है, उनके सियासी अज़ाइम थे। इसलिए शेख मुजीब को उस कत्ल की वजह से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली अवामी लीग। और शेख मुजीब की बेटी आज देख लें हसीना वाजद, वो एक तवील अरसे से बांग्लादेश में हुकूमत कर रही है, उसे अवामी हमायत हासिल। उन्होंने अपनी सियासी विरासत को बचा के रखा। पाकिस्तान में सियासी विरासत जो है वो या तो मार दी गई या उसको रास्ते से हटा दिया गया। अगर हम देखते हैं आज क्या हो रहा है, तो आप ये देखेंगे पहले क्या होता रहा है। जो पहले होता रहा है वो अब हो रहा है। डगर वही है, चेहरे बदले। फिर मैं वही उसी तरफ आऊंगा, पहली बात की तरफ। कायदे आज़म ने कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। उन खोटो सिक्कों ने आगे फिर पाकिस्तान की सियासत पे कब्जा किया। हालांकि कांग्रेस ने जब हिंदुस्तान में इक़्तिदार संभाला, गांधी जी के बाद नेहरू आ गए, उनको एक तवील अरसा मिला। उन्होंने सबसे पहले जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म किया। उन्होंने 12.5 एकड़ फी गज के हिसाब से, इससे ज़्यादा ज़मीन कोई ले नहीं सकता, उन्होंने कानून बनाया। पाकिस्तान में यह कानून अभी तक नहीं बन सका। क़याम पाकिस्तान से पहले यह मंशूर का हिस्सा था कि जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म करेंगे, नहीं किया गया। और जब भुट्टो साहब ने 71 के बाद ऐसा करने की कोशिश की तो शदीद तरीन मुज़ाहमत पैदा की गई और वो इलेक्टेबल्स
एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली और उन्होंने भुट्टो साहब का तख्ता उलट दिया। और वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर नासूर की तरह पंजे गाड़े और एस्टेब्लिशमेंट उनकी ताकत है उनके पीछे। ना उन्होंने निज़ाम को अपग्रेड होने दिया, ना उन्होंने किसी सियासत को बेहतर होने दिया। आप ये देख लें, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अभी आपने अपनी इब्तदाई अल्फाज में कहा कि बारिश हुई और लाहौर डूब गया। हमेशा बारिश होती है, सैलाब आता है, इमदादी फंड दिए जाते हैं, खुर्द-बुर्द कर लिए जाते हैं और सलाना फंड में मौजूद होते हैं। और हर चूंकि ये खाने पीने का एक तरीका है, अपने घर महफूज हैं, गरीबों के घर बह जाते हैं, इमदाद मांगते हैं, भीख मांगते हैं, फिर खा जाते हैं। और ये तो शहबाज शरीफ के ऊपर एक दफा नहीं, ये तो आपको पता है कि जो सैलाब अपना जल्जला आया था 2006 के, उसके फंड्स में खुर्द-बुर्द के ऊपर अदम एतमाद किया गया था शहबाज शरीफ के ऊपर कि इसने इमदादी रकम खा पी ली है। अभी पिछले साल की बात ले लें, पिछले साल वो तो कहता है भाई एक ढीले की ऑपरेशन मैंने की हो ना सर, इन अदालतों से उड़ा दिया जाए तो वो ठीक कहते हैं ना, इन अदालतों में करप्शन साबित नहीं हो सकती। आज नवाज शरीफ देखो ना, आज नवाज शरीफ को उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स है, करप्शन की एक तवील दास्तान है। वो केस खत्म कर दिया, केस ही खत्म हो जाते हैं, फाइल बंद कर दी। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में ऐसे सियासतदान हैं जिनको बचाने के लिए कानून बदल दिए जाते हैं। अब भी कानून बदले जा रहे, अब भी इन दिस टाइम यू कैन सी इन द सेनेट क्या हुआ। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान में अभी तक रूलिंग क्लास जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फोटोकॉपी है। अच्छा। और हम अभी भी जो है वो गुलामी की उस सतह पे रह रहे हैं। बांग्लादेश ने अगर आज़ादी हासिल की तो किससे आज़ादी हासिल की? अंग्रेजों से तो नहीं की। आज वो खुशहाल कौम है और हम अभी भी गुलामी की जिंदगी में हैं, इसलिए हम बदहाल हैं, हम दिवालिया हो चुके हैं। हम हुकूमत तो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम दिवालिया हो गए। आप कैसे कह रहे हैं? सर वो आखिरी प्रोग्राम मिला ना इनको, ये अभी आखिरी प्रोग्राम लिया ना, 23वां प्रोग्राम लिया IMF से। लेकिन ये भी आर्जी तौर पे है, ये 8-9 महीनों के लिए कुछ बंदोबस्त हो जाएगा इससे। लेकिन IMF ने जो यकीन दहानियां ली है 9th एक क्वेश्चन यहाँ आ गया IMF से, कर्जे इतने लिए गए, मुल्क खुशहाल नहीं हुआ और जरदारी और नवाज शरीफ खुशहाल हो गए, तो ये कर्जे किधर गए? अच्छा, इसका मैं बड़ा सादा सा क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ ना, तो जब बच्चों को समझाने के लिए जो बात मैं करता हूँ मैं वो इसी टीवी पे बयान कर देता हूँ। क्योंकि मुझे आप यहाँ बैठे ना, मुझे नवाज चौधरी मरहूम याद आ रहे हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आप उनकी बिल्कुल शक्ल है, आप उन्हीं की तरह जो मुझे इस वक्त याद पड़ रही है ना बात, तो बात ऐसी बातें जो आपकी मुशाबत रखती हैं। नवाज चौधरी एक बहुत बड़े सहाफी थे और मुझे ये याद है कि वो मेरे उस्तादों में से थे, हमारे साथ काम किया उन्होंने, हमारे उस्तादों में से थे। तो IMF की जो बात आप कर रहे थे, मैं उसके लिए कि जब भी कौमी दौलत आमदन के ज़राए तैयार करे, आमदन के ज़राए क्या होते हैं? इंडस्ट्री होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तालीम होती है, जिससे कौमें तरक्की करती है। अगर उन पे खर्च किया जाए, एक्सपोर्ट होती है, तो फिर कौम उठती है ऊपर, मुल्क तरक्की करता है। लेकिन जब आप अपनी कौमी दौलत को सड़कें बनाने पे, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, जैसे बच्चे रोते हैं तो उनको खिलौना नहीं दिया जाता, ये लो बच्चों, ये ले बेटा, ये गाड़ी ले, ये खेल, वो रिमोट पे गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये ऑरेंज ट्रेन वाला खिलौना दे दिया, ये मेट्रो वाला खिलौना दे दिया, ये मोटरवे वाला खिलौना दे दिया, ये पैसे सैलाब आया, कुछ पैसे इधर कर दिए। आपने नौजवानों, आपके मुल्क से नौजवान बड़ी तादाद में निकल कर बाहर जा रहे हैं, बड़ी तादाद में। पिछले साल खुद हुकूमत के अपने दादाशुमार है, 7.5 से ज्यादा स्किल्ड पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान छोड़ के रोजगार की तलाश में बाहर गए। आप उनको कर्जे नहीं दे रहे। कश्ती का वाक़या देखे ना, इतने लोग मर गए, रोजगार के लिए गए थे ना। 310 नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बेशक गैर कानूनी तरीके से गए थे,
जब पेड़ की आग लगती है तो फिर ये देखा नहीं जाता कि मैं कानूनी तरीके से जा रहा हूँ या गैर कानूनी। वो कहता है मैं अपने खानदान को बचाने जा रहा हूँ, जो भूख से मर रहे हैं वो भूख से ना मरे, मैं वैसे ही उनको बचाने जा रहा हूँ। तो वो रोजगार की तलाश में है। इससे बड़ी बदकिस्मती वो आप जिक्र कर रहे थे, ये फंड सकती। जाते कहाँ हैं, ये जो कर्जा लिए कहाँ जाते हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपके पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, आप उनको कर्जे नहीं देते कि कारोबार करो। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप उनके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाते हैं, अल्ले तलल्ले प्रोग्राम बनाते हैं और फंड्स खा पी जाते हैं। अभी खुद मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा, खाकान अब्बासी साहब ने तो टीवी के ऊपर ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जनाब ये आटे की मद में 70 अरब रुपया जो है उसमें से कम 30 से 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है। साबिक वजीर आजम है, मुस्लिम लीग नून के अहदेदार, तहकीक हुई उस पे तहकीक किसने करनी है? जिन्होंने खाया है उन्होंने तहकीक करनी है। वो मुंडू भाई ने कहा था ना, एहतसाब के चीफ कमिश्नर साहब अंदर चोरा डाकुआ कातला कोलो, चोरा डाकुआ कातला बारे पूछते हो? कौन बताता है? कौन अपनी करप्शन को बेनकाब कर सकता है? मियां शहबाज शरीफ साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो उन्होंने कहा मैंने 30 अरब रुपया जो है ना एटमी प्लांट का जो प्रोग्राम हमारा चाइना के साथ है, 30 अरब में मैंने कम करवाए हैं, इतनी बचत करते हैं हम। अब आप शहबाज शरीफ साहब की क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा परसों की बात है। और साथ बैठे थे वजीर खजाना साहब, उन्होंने साफी मुख्तलिफ सवाल कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा देखो कैसा वजीर आजम है, वरना इमरान खान की जो वजीर आजम थे तो लिखी एक चिट आती थी कि ये साफी बुलाओ, ये आम साफियों को बुला रहा है, कितना बड़ा क्रेडिट है। अच्छा एहसान साहब, मैं इमरान खान की हिमायत नहीं करता। इमरान खान अच्छे काम करता था, हम उसकी तारीफ करते थे। वो गलत काम करते थे, हम उनके ऊपर तनकीद भी करते थे। ठीक, इसी तरह करनी भी चाहिए। इसी तरह ये हुकूमत अगर अच्छे काम करे तो हमें तारीफ करनी चाहिए, बुरे काम करे तो हमें तनकीद भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरी 35 साल सहाफती जिंदगी में मैं पहली दफा देखा मीडिया के ऊपर इतना जबर नहीं था। अच्छा। मीडिया के ऊपर इतनी बुरी सेंसरशिप नहीं थी। पहले मीडिया के ऊपर एक पर्दा भी था, सहाफत में एक पर्दा भी था, एक शर्म का एक वो लिबादा भी था कि अगर कोई गलत बात भी अगर कोई सहाफी कर दे, कोई अखबार नवीस कर दे, तो उसको ढके छुपे अल्फाज में वार्निंग दी जाती थी। ठीक, बबांगे दहल सामने आकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो सहाफी को उठाया और ले गए और 5-7 महीने पता ही नहीं वो कहाँ गया। नहीं तो कोई आवाज भी नहीं उठाता। मेरे साथ 2-4 दफा ऐसे वाकयात हुए हैं, लेकिन इसी तरीके से जज साहब ने बुला लिया, उन्होंने कहा एहसान साहब आपने ये बात ऐसे आप नहीं करनी, बड़े तहम्मुल से, बड़े अच्छे तरीके से। उसके बावजूद भी हमसे लग्ज़शी हुई, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ जिस तरह इमरान रियाज से या मुख्तलिफ और साफी के जैसे। सर जंग वर्कर्स यूनियन के प्लेटफॉर्म से मैंने ये जो केस है आज का, ये आप कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत के हवाले से, मैं कह रहा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत के हवाले से एक केस हुआ था, मैं उसमें गवाह भी था, फिर मुद्दई भी बना। जस्टिस क्यूम साहब की अदालत में वो केस भी लगा हुआ था, हमने उस केस को फाइट किया। तो जस्टिस क्यूम साहब अमूमन उन्होंने जितने भी अदालतों में फैसले किए, अगर उनके पास मीडिया मालकान के हवाले से कोई या मीडिया के मुतालिक कोई केस हो तो वो मालकान के हवाले से ज्यादा नरम गोशा रखते थे और उनके फैसलों से वर्करों को फायदा नहीं होता था, मालकान को फायदा हुआ। हालांकि चेयरमैन उनके थे। हाँ जी। तो इसी तरह हमने देखा कि वेज बोर्ड देख लें, सहाफियों को तनख्वाह देने के हवाले से ये केसेस भी, जब मैं जवानी में जंग अखबार से वाबस्ता था तो हमने वो केसेस किए। अब भी जवान है आप माशाल्लाह, ऐसी कौन सी बात है। अब तो मैंने कहा 35 साल हो गए मैं सहाफत में तकरीबन। अच्छा, एक सवाल रह ना जाए, आपने ये जो आज इस केस में नवाज शरीफ बरी हुए हैं ना, ये रिलेटेड है मीर शकील रहमान से, इस पे आपने जरूर बात करनी। मैं इसके ऊपर जरूर आपको बताऊंगा। मैं जो बताना चाह रहा था कि मैंने 35 साल में सहाफत नॉन स्टॉप की, तो मीडिया हाउसेस में की, और ना बचोना ही सहाफत था। सहाफत के अलावा काम कोई नहीं किया, सहाफत के अलावा काम कोई नहीं किया। तो मैंने ये देखा कि सहाफत में कभी हमें वेज बोर्ड नहीं मिला,
जिस काम के लिए हम मेहनत करते थे हमें उसकी कभी पूरी उजरत नहीं मिली। अच्छे अदारों में भी काम किया, अच्छी सैलरी ली, लेकिन जो अच्छी सैलरी भी ली है वेज बोर्ड के मुताबिक वो भी नहीं मिली। और हमारे जितने सहाफी मीडिया से मुतल्लिक लोग थे, मैं अपने आप को मालकान में शुमार नहीं करता, मैं अपने आप को वर्करों में शुमार करता हूँ। और मेरी तरह के जितने वर्कर हैं उन सब ने अपनी जिंदगियां जो मीडिया हाउसेस में गुजारी हैं, अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया है तो उसकी उजरत उसके मालकान खा गए, उनकी तनहाओं से उनकी खुशहाली छीन ली उन्होंने, और वो फिर भी मोतबर बने। कईयों को तो बाबा सहाफत कहा जाता है, मैं उनको बाबा सहाफत नहीं गोरकने सहाफत कहता हूँ। गोरकने सहाफत, वो सहाफत का बेड़ा गर्क करने में उनका कमाल था। आप अंदाजा करें कि सरकारी अखबार पुराने वक्तों में मियां नवाज शरीफ के दौर में ये मशरक और इमरोज बंद हुए, और ये बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि पुरानी हिस्ट्री एक तो लोग जानते नहीं, कुछ बयान नहीं करते। यानी कि पाकिस्तान टाइम्स अपने वक्त का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार था। मियां नवाज शरीफ के दौर में एनपीटी के उस अखबार को बंद कर दिया गया और गोल्डन शेक हैंड दे के खत्म कर दिया गया। वो अखबार किसके पास है? वो पाकिस्तान टाइम्स। अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ सर, मैं चूंकि मार्केटिंग को भी समझता हूँ इसलिए उसकी कि उसकी सर्कुलेशन सबसे ज्यादा थी उन वक्तों में 45,000 के करीब कही जाती थी। वो सर्कुलेशन जब बंद की गई, वो सर्कुलेशन किसको दी गई? न्यूज को, दी न्यूज, को। उस अखबार के उसने वो अखबार बंद हुआ, पाकिस्तान टाइम्स सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार, दोनों और वो बंद होके तो उसका बेनिफिशियरी कौन बना? उसका बेनिफिशियरी दी न्यूज बना, और दी न्यूज अखबार इस तरह से नदीम जौहर साहब, आपसे ही बात जारी रहेगी। हमने लेना है थोड़ा सा वक्फा, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो नदीम चौधरी साहब को ये सवाल पूछेंगे कि जिस बात पे आज नवाज शरीफ साहब नैब ने बरी किए हैं, वो प्लाट देने का केस था मीर शकीलुर रहमान यंग ग्रुप का, तो उस बारे में क्योंकि ये मुद्दई थे, इनसे पूछेंगे ये असल माजरा क्या था और ये किस तरह का वाकया है। मैं सवाल आपके लिए नदीम साहब छोड़े जा रहा हूँ। वेलकम बैक चौर साहब, आपके लिए मैं सवाल छोड़ के गया था जी। ये सवाल कुछ ऐसे है कि जब मैंने जंग अखबार ज्वाइन किया 1990 की ये बात है, उससे पहले जंग हाउसिंग स्कीम की बातचीत चल रही थी। तो उस वक्त जो हमारी यूनियन के लोगों ने, लतीफ़ तबस्सुम साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, वो हमारे जंग अखबार में हेड कातब के तौर पे भी काम करते थे। तो नासिर नकवी भी रहे ना, एपनिक के चेयरमैन। वो एपनिक के थे, वो मशरक अखबार, वो मशरक अखबार में थे। तो जंग वर्कर यूनियन ने इसके ऊपर सबसे पहले वाइट पेपर भी एक शाया किया था उन वक्तों में, और उसमें पहली बार हमारे इल्म में आया कि कोई जंग हाउसिंग स्कीम, जंग वर्कर्स हाउसिंग स्कीम बनने जा रही है और तमाम वर्कर्स को 3-3 मरले और 5-5 मरले के प्लॉट मिलेंगे। तो ये बड़ी खुशी की लहर थी और बड़ी खुशी की बात थी। वर्कर बड़े खुश थे, और उनमें चूंकि एक तो जर्नलिस्ट होते हैं, लेकिन जर्नलिस्टों से ज्यादा जो दूसरे वर्कर होते हैं, मशीन मैन हो गया, मशीन मैन होते थे, अपना कातब होते थे, पेज मेकर होते थे, आर्ट एडिटर होते थे, ये काफी ज्यादा तादाद में जो लोग थे उनको भी प्लॉट मिलने थे। प्रूफ रीडर थे, टेक्निकल स्टाफ काफी ज्यादा होता था। तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी बाद में आ गए, फिर लीड मेकर होते थे, खुशनवीस होते थे उसमें, और ये बड़े कमाल के आर्टिस्ट लोग थे, बड़े बाकमाल लोग थे। तो जंग में इनकी तादाद भी काफी ज्यादा थी। तो ये चीज हर कोई आस लगा के बैठा हुआ था कि हमें प्लॉट मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा चैम गोइयां होती थी। फिर अचानक हमें पता चलना शुरू हुआ कि जनाब अब वो प्लॉट नहीं मिलेंगे। अच्छा। तो असल बात का उस वक्त किसी को पता ही नहीं चल रहा था। तो लतीफ़ तबस्सुम साहब ने, अताउल्लाह चौधरी साहब उस वक्त यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया कि जनाब हुआ ये कि वो हाउसिंग स्कीम के लिए जो जगह थी ना, वहां पे तो घर बन रहा है मीर शकीलुर रहमान का।
तो वो सारे बड़े परेशान हुए कि जो हाउसिंग वर्कर्स, यंग वर्कर्स के लिए जो हाउसिंग स्कीम बन रही थी, वहां पे शकील साहब का घर कैसे बन सकता है। तो इस गुत्थी को पहले कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या। पहले बताया जाता रहा कि जनाब प्लॉट मिलेंगे, फिर एकदम प्लॉट स्कीम खत्म हो गई, फिर पता चला उस जगह पे शकील साहब के जो है वो घर बनना शुरू हो गया। अब घर वही है ना, अब घर वही है, ये वही घर है। और उसके ऊपर फिर वर्कर्स यूनियन, जिसमें मीर रहमान को गिरफ्तार भी किया गया, गिरफ्तार भी किया, जिस पे नवाज शरीफ को भी मुकदमा बने और आज वो बरी हुए हैं। जी जी। तो ये बेसिकली जगह जो है, ये फिर पता चला कि जंग के अंदर जो मुलाजम काम करते हैं वो जंग के अपने एम्प्लॉय नहीं होते। यानी ये चक्कर, ये एक कंपनी बनाई गई जो लेबर की सर्विसेज जंग अखबार को देती थी। अच्छा, वो एक बड़ा अखबार था, बड़ा अदारा था, तो उसको ये सर्विसेज देते थे। तो ये सहाफ़ी उनके हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो जंग के होंगे तो उनको प्लॉट मिलेगा। वो वर्कर्स कौन थे, उन्होंने वो पता चला कि वो वर्कर्स ने वो प्लॉट मीर शकील रहमान को बेच दिए। ये सारा अमल कैसे हुआ ये किसी की समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि जनाब उन्होंने परफॉर्मा फिल करा के वर्कर्स के राइट्स उनसे ये प्लॉट खरीद लिए और वहां पे उन्होंने अपना घर बना लिया। तो बेसिकली तो इस बारे में फिर चीज़ें खुल के सामने नहीं आई। फिर जब नवाज शरीफ का दूसरा दौर आया, जब वो वज़ीर, उनके जंग अखबार के साथ शदीद किस्म के इख्तलाफात सामने आए और एक वक्त आया कि उन्होंने जंग अखबार के इश्तिहार भी बंद किए, उनका कागज बंद कर दिया। जंग अखबार 12 सफ़ों की सारी मराहत खत्म कर दी और 4 सफ़ों पर छपना शुरू हो गया। यहाँ तक उसके ऊपर पाबंदियां लगाई मुझे। और उन वक्तों में जो मुकदमा किया गया उनमें फिर ये मुकदमा उस वक्त बना, ये मुकदमा नवाज शरीफ के दौर में बना मीर शकील रहमान के ऊपर। अच्छा, इस घर का ये नवाज शरीफ ने बनाया, ये उस दौर में बना था। अच्छा। लेकिन फिर जब दोबारा उसके यानी कि कम से कम कोई 20 साल के बाद इमरान खान के दौर में इस केस को फिर दोबारा रिप्रोड्यूस किया गया। उसमें क्योंकि एलिगेशन तो थे और मीर शकील रहमान का घर तो था और उसको उसकी ऑनरशिप जो थी वो डिस्प्यूटेड थी। और मुकदमा जो अदालतों में चलते थे उनके, आपको पता है अदालतों में तो ताकतवर के खिलाफ कभी फैसले नहीं आते, अदालतों में हमेशा कमजोर के खिलाफ फैसले। आज जो फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है और जो मीर शकील रहमान साहब से वो भी बरी हो गए इससे। अगर आप ये कहें कि हम अगर ऐसी बात करेंगे ना, हाँ, तो इस पे तौहीन अदालत भी लग सकती है। कानून अदालतों का बरी कर दिया तो अदालत क्या सर, अदालतों की साख भी मजरू होती है। मैं फिर उसी यही बात कहूँ कि जो अदालतें होती है ना, ये अदालतें गरीबों के लिए, ताकतवर जो होते हैं उनके लिए ये अदालतें मकड़ी का जाल है। अच्छा, मुझे ये उनको तोड़ के निकल जाता है। सऊदी अरब में और दुबई में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी सियासत वहां खेली जा रही है। अच्छा, इस बात को मैं समेट लूं प्लाटों वाली को। ये बात फिर जब दोबारा रिप्रोड्यूस हुआ, उसमें फिर नवाज शरीफ साहब ने चूंकि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके ये किया गया था और उसकी पादाश में नवाज शरीफ साहब को भी इस केस में शामिल किया गया। तो नवाज शरीफ साहब कभी पेश हुए नहीं। फिर उसमें इनको कानून इन्होंने अभी तब्दील किए, उसका फायदा उनको पहुंचा और वो बरी हो गई। अच्छा, ये असल में वजह ये बनी। अच्छा, आप ये सियासत पे आते हैं। जी सर। ये इस वक्त दुबई में और सऊदीया में, कभी लंदन में, ये चूहे बिल्ली का खेल और वजीर आजम निगरान बनने के पैसों की बात एजाजुल हक ने भी की है, आपने भी सुनी होगी। तो ये क्या बातें असल में, कुछ इस बारे में आवाम को आप बताएंगे? सर, इसमें कुछ बातें जो मेरे इल्म में है मैं आपको बताता चलूँ। एक तो हम जब भी आपस में डिस्कशन करते हैं ना, जो असल मुहर्रकात हैं हम उनसे सरफे नजर कर जाते हैं, हम उनको खुल के बयान नहीं करते। लेकिन नदीम साहब, ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हम खुल के बयान कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुल के बात करें, कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, 10 अप्रैल 2022 को जिन कुव्वतों ने सियासी सेटअप को तब्दील करने की कोशिश की, वही कुव्वतें अब चाह रही हैं कि सियासी सेटअप ऐसा बने जो सबको काबिल कबूल हो, सवाए पीटीआई के। अच्छा, अब पीटीआई को माइनस रखने के लिए
फ्री हैंड दिया हुआ है, साल एक से ज्यादा गुजर चुका है, मईशत जबरदूस हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो गया, 100 रुपए से ज्यादा डॉलर चला गया। IMF से इन्होंने जो अभी जिन शराइत के ऊपर इन्होंने मुआहदे किए, 23वां प्रोग्राम लिया, उसमें उन्होंने तो शादियां नहीं बचा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, सर वो मिठाइयां बांटी जा रही हैं कि हमने ये कर्जा ले लिया। अगर आप किसी भिखारी के कटोरे को नोटों से भर देंगे तो वो उल्टबाजियां लगाएगा ना सर। वो खुशी के शादियाने बताएगा। वो तो कहते हैं उसको कल का पता नहीं, वो तो कहते हैं मैं मांगने के लिए है, लेकिन मजबूरी है। हाँ, लेकिन वो कल के लिए नहीं, वो तो आज की बात कर रहे हैं। ये वही PDM है जो कभी महंगाई खत्म करने के लिए मुजाहरे कर रही थी, लेकिन उनके आने के बाद महंगाई दुगनी होती। अब उसकी जो भी जस्टिफिकेशन दे पब्लिक के लिए तो काबिल कबूल नहीं है। आज कहते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर चलेगी, स्टॉक मार्केट ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आपको ये बताएं, कल बारिश हुई है, 7 लोग मरे, गरीबों के घर गिरे, 13 हो गए, अब 13 हो गए, गरीबों के घर गिरे ना सर। बाहर की दुनिया में जब भी सैलाब आते हैं और बारिशें होती हैं तो उनका पानी स्टोर किया जाता है ताकि काम आए, काम आए। पाकिस्तान में जब भी बारिश होती है, ये अजाब बन जाता है, ये अजाब बन जाता है, गरीबों के घर गिरते हैं, अमीरों की मौजें लग जाती हैं, इमदादी रकमें मिलती हैं, बांटी जाती हैं। पिछले साल सैलाब आया और यूनिसेफ के खैमे मौलाना फजलुर रहमान की सियासी जमात में कालीन के तौर पे इस्तेमाल होते रहे। यूनिसेफ की इमदाद सिंध की गली कूचों की दुकानों पे सिंध की इमदाद बिकती रही। वो जो खाने पीने की शिया थी, ये मौलाना फजलुर रहमान पे जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, सर इल्जाम नहीं, प्लीज, ये तो तस्वीरें सोशल मीडिया पे इल्जाम जो लगा रहे हैं वो कहते हैं कि हमने तो कभी एक पैसा नहीं खाया। सर अब अगर वो ऐसी बात कहते हैं जो आंखों आपको हो क्या चढ़ते सूरज को तो अमरीकी सफीर से ये कहा था कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, मैं इनसे ज्यादा आपको मराहत दूंगा। उस मौलाना फजलुर रहमान की आप बात कर रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तो बहुत सी बातें हैं, मैं मुख्तसर सी सिर्फ 2 बातें कर दूंगा कि जनाब मुख्तसर सी 2 बातें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके एक समधी जो है वो गवर्नर है, ठीक, बेटा उनका वफाकी वजीर है, बाकी के लोग आधे से ज्यादा उनके रिश्तेदार को वफाकी वजीर को ये कोई वो MNA भी है, सब कुछ है, और वो वजारत आला भी खुद रखना चाहते हैं। तो उनकी तो जमात जो है, अगर कोई कहे कि ये सियासी जमात है, ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है छोटी सी। अच्छा, जिस तरह किराए पे मिल जाती है, जिस तरह जरदारी किराए पे मिल जाती है, जिस तरह जरदारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, और यहाँ पे शरीफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको अपने घर से बाहर कोई दूसरा बंदा नजर ही नहीं आता। तो इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को भी ना वो 25 लाख उलमा के वो दावा करते हैं कि वो 25 लाख में उलमा का सरबराह हूँ, उनका मैं नुमाइंदा हूँ। तो वो 25 लाख उलमा में से उनको सिर्फ अपने घर के ही 4 बंदे नजर आते हैं, घर से बाहर उनको कोई नजर नहीं आता। खैर, उनके अमाल उनके साथ हैं, उन्होंने भी अल्लाह ताला को। अच्छा, जरा पाकिस्तान की जो सियासत है ना, जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान, इस पर जरा लोगों को बताएं। जो लोग बड़े परेशान हैं। ताज़ा तरीन मेरे पास ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन है, बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि ये अपना आपस में एतमाद साजी की फजा कायम हो गई है। कुछ लोग बदरबाट कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ है सर, कोई इनके एतमाद साजी की फजा नहीं है, बदरबाट है। आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाए, इनको पूरी तरह यकीन हो जाए कि PTI इस इलेक्शन में नहीं होगी, यानी कि उनकी ये डिमांड नहीं है कि खाली इमरान खान माइनस हो, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से PTI इलेक्शन ही ना लड़े, क्योंकि उनको पता है PTI इलेक्शन लड़ेगी 70-80% वोट चले जाएंगे उनके पास। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, धांधली भी करेंगे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर भी लगाए, तो फिर भी जो है वो शोर तो पड़ेगा। तो वो शोर से बचने के लिए कहते हैं कि PTI को कालादम करार दे दिया। अच्छा, तो जैसे ही कालादम करार देंगे, आप देखेगा यही लोग जो इस वक्त बैठ के बंदरबांट कर रहे हैं, ये आपस में लड़ेंगे, दस्तो गिरेबान होंगे, एक दूसरे जुडो कराटे होंगे। अच्छा, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे। ये माजी के हरीफ हैं, ये अशरों तक लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के
तमाम मुकदमा इस वक्त जो अदालतों में 90% तो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वो भाई अब तो बिलावल के वजीर आज़म बनने की, मरियम नवाज के वजीर आज़म बनने की बातें हो रही, और चौथी दफा वजीर आज़म बनने की ख्वाहिशमंद है नवाज जो शरीफ मेरी साहब। मालूमात है हाँ। जरदारी साहब के बड़े करीब तरीन जराये से मुझे मालूम है, उन्होंने तो कहा है कि आप भूल जाएं कि मरियम नवाज को कोई किरदार अदा मिलेगा, जिसके ऊपर मियाँ साहब ने बिलावल के ऊपर नुक्ता एतराज पेश किया। उन्होंने कहा कि बिलावल जो है वो अनफिट है, उसको किसी भी सूरत में नहीं, जो भी है। उन्होंने कहा कि वो अभी इमेच्योर है। अच्छा। वो मेच्योर नहीं है इस किस्म की तो नानी तो वो भी इसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा उन्होंने भी कहा। अब ये किसी जगह पे इनकी सेटिंग नहीं हुई। अलबत्ता ये जरूर है कि जहाँ पे इमरान खान खड़ा होगा या उसके अहम लोग, तो वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट जरूर होगी। पीडीएम वहाँ पे मिल के इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा। एक तो ये चीज इस हद तक तो इत्तेफाक है। क्या आप देख रहे हैं कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो इमरान खान के बगैर होंगे? सर 100% मुझे नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त अगर हम सियासत को जिस अंदाज में देखते आ रहे हैं, तमाम कंट्रोल जो है वो नामालूम अफराद के हाथ में। ठीक है। और नामालूम अफराद ने अगर 10 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपनी मईशत तबाह कर ली, उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी शदीद तरीन मुखालफत ले ली, उन्होंने 9 मई का वाकया देख लिया, उन्होंने सब कुछ देखा। हर चीज देखने के बाद भी अगर इमरान खान ने दोबारा इलेक्शन लड़के इक्तदार में आने की उनको कहीं थोड़े से भी चांस नजर आते हुए, वो कभी भी नहीं इलेक्शन कराएंगे। इसलिए मेरा अपना ख्याल है 2 सूरतें मुझे नजर आती हैं। एक सूरत यह है कि या तो पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हुई तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे जब तक पीटीआई को कालादम ना किया जाएगा। क्योंकि आज एक अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा मिला है पाकिस्तान किसी और, तो उसने कहा भी आप 3 महीने पहले हमें इतला देते हैं कि हमारे इलेक्शन और आपने आगे ऑब्जर्वेशन करनी है, तो अभी तक आपने इलेक्शन नहीं हो रहे। ये बात अभी की है, जस्ट जी कोई घंटा पहले की। तो जब तक इनको यकीन नहीं ना होगा कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तब तक ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। इलेक्शन जीतने के लिए 2 सूरतें हैं। इमरान खान को नहल उस वक्त करेंगे जब अदालतों पर मुकम्मल तौर पर इनका कंट्रोल होगा। वो तो है नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं, अभी इस्लामाबाद की हद तक तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जब तक बंदयाल साहब चीफ जस्टिस फैज ईसा साहब खड़े हैं वहां। हाँ तो नहीं, जब वो फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे ना, फिर हो सकता है इमरान खान की नहली के बारे में वो मुकदमात में तेजी तो मेरे नवाज शरीफ तभी आएंगे। मेरा ख्याल है तभी शायद उनके आने का चांस बने, लेकिन नवाज शरीफ भी तभी आएंगे जब उनको यकीन होगा कि मेरी कोई ना कोई मुझे कोई बेहतर पोजीशन मिलेगी। जब नवाज शरीफ को बेहतर पोजीशन नहीं मिलेगी तो वो इस वक्त डरे हुए, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वो कहते हैं फिर लंदन में ज्यादा मसले। अच्छा, साबिक सदर ज़िया-उल हक साहब के बेटे हैं इजाज़ुल हक साहब, उन्होंने कहा जी दुबई में बैठ के निगरान वज़ीर आज़म बेचे जा रहे हैं, निगरान वज़ीर आला बेचे जा रहे हैं, और इस तरीके से वहां पे बदर बांट हो रही है। आप क्या इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? क्या पाकिस्तान में बैठ के ये बात नहीं हो सकती? सर वहां पे फार्मूले तैयार होते हैं। हाँ। नाम तजवीज होते हैं और उसके बाद फिर वो ताकतवर लोगों के पास लिस्टें चली जाती हैं, वो उनके ऊपर लाइनें फेर के वापस भेज देते हैं, दोबारा पर्चा हल करने के लिए दे देते हैं। अच्छा। उनको सवालनामा दे देते हैं, वो फिर बेचारे बैठ जाते हैं, वो पर्चा तैयार करते हैं, सवाल तैयार करते हैं, फिर आगे भेजते हैं। अब पास आपके इल्म में होगा कि ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड है पीसीबी, इस पे आज सौदेबाजी चल रही है कि नजीम सेठी को हटाकर निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए और पीपल पार्टी के जो पहले चेयरमैन होते थे ज़काश उनको बनाया। इस बारे में कुछ आप बताएंगे, क्या चेम हुई है, क्या मुशगाफी है? सर बड़ी क्या सौदा है ये? आप एक मोटी सी बात आप खुद ही देख लें सर। आप जो पीसीबी के जो साबिक चेयरमैन थे राजा साहब जो थे, इमरान खान ने उनको लगाया था, प्रोफेशनल क्रिकेटर उसको हटा, और वो क्रिकेटर भी थे और इंटरनेशनल लेवल के वो कमेंटेटर भी थे। उनकी पूरी दुनिया में एक साख है। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के एक बेहतरीन एम्बेसडर है। अच्छा, बेहतरीन एम्बेसडर आप उनको कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखें कि नजम सेठी, जिनका ना क्रिकेट से कोई ताल्लुक है
ना उनका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक है, ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका कोई नाम है, उनको चेयरमैन बना ना वो क्रिकेट की रिपोर्टिंग करते हैं, उनका कुछ भी स्पोर्ट्स रिपोर्टर तक नहीं। और ज़का अशरफ साहब वो एक बिजनेसमैन है, जागीरदार हैं, नून लीग के सियासी, पीपल पार्टी वो खुद तो पीपल्स पार्टी में, उनकी बहन नून लीग में, उनकी बांजी MNA इस वक्त नून लीग की। तो ये एक फैमिली है, सियासी फैमिली, इलेक्टेबल्स, इन्हीं को इलेक्टेबल्स करते हैं ना। तो एक तरफ इलेक्टेबल्स हैं, एक तरफ जर्नलिस्ट है, और जो PCB है, इन दोनों के दरमियान हराम की मुर्गी बनी हुई, बस जो खा ले। अच्छा, क्रिकेट को तबाह कर दिया। आप ये देखें लास्ट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इतना अहम इवेंट है, और ये आपस में बंदर बांट में लगे हुए हैं। यानी कि PCB का ओहदा ना हुआ, आप ये देखें लूटमार का एक डेरा बन गया ये। यानी कि हुब्बुल वतनी की कहीं कोई बात ही नहीं है, कौमी सलामती का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। आपकी वो गेम जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक शनाख्त है स्पोर्ट्स में, बाकी गेमें तो आपने तबाह बर्बाद कर दी हैं। मईशत जिसने तबाह की, सियासत तबाह की, खेलें तबाह की, एक क्रिकेट का ओहदा रह गया, छोटा सा एक अदारा, उसके ऊपर भी जो है ना वो मैं क्या कहूँ, बंदर किला, आपने पंजाबी की एक गेम है, वो दिन बंदर किला चल रहा है। नहीं, जर्नलिस्टों में कोई और ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है कि जिसको नॉमिनेट किया जाए निगरान वजीर आला के लिए, निगरान वजीर आजम के लिए। आज आके यही नाम क्यों आते हैं सर, इसकी वजूहत क्या है? असल में अब ये पुराने वक्तों में तो जो सहाफ़ी थे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, तौसीफ अहमद खान साहब मेरे उस्तादों में से हैं। वो एक तवील अरसा नवाए वक्त के एडिटर हैं। उन्होंने खुद बताया कि एक दफ़ा वो किसी खाने पे ख्वाजा साद रफ़ी के घर चले गए, वापस आए तो मजीद निज़ामी साहब जो नवाए वक्त के चीफ एडिटर थे, उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि आप चीफ न्यूज़ एडिटर हैं, अच्छा, इस सीट पे बैठ के बंदे को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, और आप एक सियासी जमात के बंदे के खाने पे चले गए। आप अगर उस तरफ आपका रुझान मिल गया तो आप सहाफत के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। अच्छा, एक वक्त था सहाफत का ये मेयार। मजीद निजामी साहब ये कह रहे थे, मजीद निजामी साहब ये जो बाद में खुद हिस्सा बने इंसाफ। हाँ, वो तो फिर नून लीग के मामे चाचे गामे बन गए ना, बल्कि वो तो कहते हैं नवाज शरीफ को बनाया ही मैंने वजीर आला। ये तो खैर एक अलग स्टोरी। चौर साहब, ये जो हम गुफ्तगू है ना आपके साथ, इतनी प्यारी और इतनी दिलरुबा हो रही थी कि मेरा दिल चाह रहा है कि हम 3-4 घंटे बैठ कर इस पर गुफ्तगू करें, लेकिन वक्त की कैद है। इसलिए मैं आपसे और अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। आपने फैसला करना है कि मैंने जो सवाल किए उसका नदीम चौधरी साहब ने कितना अच्छा जवाब दिया, और कितना अवाम के लिए उन्होंने वो बातें की जो मुझे और अवाम को इल्म में नहीं था। मुझे और नदीम चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।